So, good morning to all of you. Let's start our sixth lecture of ray optics. Today's date is 17th of Jan. और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रिज्म. पूरा प्रिज्म स्टार्ट टू एंड जाने की कोशिश करेंगे हम लोग. ठीक है, लेट्स गो अहेड. शुरू करते हैं हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्म की. ठीक है, तो प्रिज्म पहले तो होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. ठीक है, तो अगर आप प्रिज्म को देखते हैं तो प्रिज्म बनता कैसे. तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं. ठीक है, मैं एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं. ग्लास स्लैब को अगर आप गौर से देखोगे तो ग्लास स्लैब बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में होता है. ठीक है, ग्लास स्लैब बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर स्लैब कहते हैं. लेकिन मान लीजिए कि एक ग्लास कटर लिया, बीच में ग्लास कटर लिया हमने, और मान लीजिए कि हमने इसको कट कर दिया कुछ ऐसे. ठीक है, हमने इसको कट कर दिया कुछ ऐसे. ठीक है, अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो क्या यही शेप बन के निकलेगा क्या. अब इस शेप में अगर आप गौर से देखोगे तो कुल मिला के इसमें आपको 5 सरफेसेस दिखेंगे. 5 सरफेसेस आपको दिखेंगे. इन 5 सरफेसेस को गौर से देखो तो 2 ट्रायंगुलर है, ये आगे और पीछे वाला 2 ट्रायंगुलर है. बाकी के जो तीनों हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर है. वो तीनों फेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर फेसेस है. तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 rectangular faces and 2 triangular faces. 2 triangular faces. क्लियर. तो कुल मिला के प्रिज्म में बेसिकली हमारे 5 सरफेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर. याद रखिएगा, इस प्रिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इस 2 ट्रायंगुलर फेसेस के बीच का, इस 2 रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का एंगल. इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म. याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एंगल ऑफ प्रिज्म. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं प्रिज्म का डेफिनेशन लिखूं, तो लिख सकते हैं it is a combination of 3 rectangular faces and 2 triangular faces of glass. क्लियर है. यही है प्रिज्म का डेफिनेशन. जल्दी से लिख लीजिए, प्रिज्म क्या होता है. मैंने बताया प्रिज्म में एक इंपॉर्टेंट टर्म लेके आए हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म. एक प्रिज्म के लिए बहुत मतलब होता है इस एंगल ऑफ प्रिज्म का. कोई भी प्रिज्म आप खरीदने जाते हो तो प्रिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी होती है वो एंगल क्या है. रिया, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म किसको कहते हैं. मैंने बोला कि बेसिकली सब लोग लिख ले तब तक. मैंने बताया प्रिया कि आप गौर से देखें तो ये जो प्रिज्म बना हुआ है, इस प्रिज्म में 5 फेसेस हैं. देखिए कैसे, 1 2 3 4 और एक नीचे से 5. ठीक, 5 फेसेस. उन 5 फेसेस में गौर से देखोगे तो आपको इधर और इधर दोनों रेक्टेंगुलर है और नीचे वाला भी क्या है, रेक्टेंगुलर. तो 3 फेसेस क्या हो गए, रेक्टेंगल शेप के. आगे और पीछे वाले दोनों फेसेस क्या दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप के. तो 5 फेसेस कुल मिला के. तो प्रिज्म इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सरफेसेस. ठीक है, उसी में एक टर्म आता है एंगल ऑफ प्रिज्म. मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म को लेकर बहुत क्लियर कहा.
एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू rectangular faces of prism। जल्दी सब लोग नोट करें जल्दी से। राघवेंद्र बिल्कुल जरूरी नहीं है ट्रायंगल नीड टू बी इक्विलैटरल, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कैन बी वन बट नॉट नेसेसरी, इट कैन बी वन बट इट्स नॉट कंपल्सरी और नेसेसरी। 60 डिग्री एंगल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके हिसाब से राघवेंद्र कहना चाहते हो कि एंगल सिर्फ 60 डिग्री होगा, जरूरी नहीं है, एंगल 60 डिग्री हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। आनंद बिल्कुल फिगर ड्रॉ करो, समझोगे तो इसी से। जल्दी अनुष्का फिगर नहीं बनाया, ऊपर ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया था, उसको ऐसे करके कट कर दिए, तो कट कर दिए तो आपका क्या शेप बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। प्रिज्म के नीचे कहां कुछ बनाया है, चलो जल्दी, आई थिंक लेट्स मूव अहेड। बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा आपको समझ में आता है। बच्चों मैंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, और इस प्रिज्म में हमने क्या लिखा कि मान लेते हैं कि इसका ये क्या है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, और हमने क्या मान लिया, इसका जो n है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने पहले ही मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। हमने एक प्रिज्म ले लिया सीधा सीधा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म एक दूसरे से इक्वल और अनइक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वैष्णवी, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिया, एक लाइट रे हमने इंसिडेंट किया, हमने क्या लिया, एक लाइट रे इंसिडेंट किया। अब लाइट रे को हमने क्या किया, प्रिज्म पे जब इंसिडेंट किया तो बड़ा सिंपल सा बात है कि ये प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंट होगा तो एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। अभी जब नॉर्मल ड्रॉ होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको भी पता है कि लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखो कि लाइट रे किधर जाएगा, तो इतना तो तय है ना कि लाइट रे जो होगा वो सीधा ऐसे नहीं जाएगा, लाइट रे सीधा ऐसे नहीं जाएगा, लाइट रे मस्ट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट रे कुछ बेंड कर जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, किसी को दिक्कत है क्या। लाइट रे जो होगा वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, और ये मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब लाइट गया दूसरे सरफेस पे, अब आप क्या करोगे, आप फिर से इस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, ये भी नॉर्मल n1 और ये भी नॉर्मल n2, ठीक है। सब लोग ध्यान से फिगर को देखो कैसे बन रहा है। अब लाइट रे यहां पे बना तो हमने क्या मान लिया कि इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको हमने मान लिया R2, ठीक, हमने क्या मान लिया R2। अब आप गौर से अगर देखो तो लाइट अब डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अब किधर बेंड करना चाहिए, अब लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करना चाहिए।
अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये लाइट रे जो यहाँ पे आ रहा है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए लाइट को अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना होगा तो किधर जाएगा? कुछ इधर जाएगा। अगर अगर मैं इसको देखूं, सब लोग जल्दी ड्रॉ करें खुद से, सब लोग खुद से ड्रॉ करें इस फिगर को। मैंने क्या बनाया है, मैंने लाइट रे का पाथ बनाया सीधा सीधा। अब इस फिगर को हम मॉडिफाई करेंगे, लेकिन पहला मकसद क्या होना चाहिए कि लाइट जब एक प्रिज्म पे इंसिडेंट करेगा तो लाइट किधर जाएगा, कैसे जाएगा। उस लिहाज से अगर देखें तो हम इस आखिरी वाले बाहरी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। यानी कुल मिला के 4 एंगल्स आपके पास आए हैं। पहला आया है आई, दूसरा आया है R1, तीसरा आया है R2 और चौथा आया है E। कुल मिला के आपके पास 4 एंगल्स आए हैं। अगर आप चारों एंगल्स को देखते हो तो एक बार, ठीक है, देख लिया। यहां पे बच्चों गौर से देखो, आपका इंसिडेंट लाइट कैसे आया है। अगर बताऊं कि इंसिडेंट रे कौन सा होगा, तो ये आपका इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे। और ये आपका होगा इमर्जेंट रे, ये होगा आपका इमर्जेंट रे, ठीक है। एंगल ई जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। सब ना 10th में पढ़ा हुआ है, सब नया चीज नहीं बता रहा हूं। एंगल ऑफ इमरजेंस। और आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जल्दी ड्रॉ करो, फिर नई चीज बताऊंगा। ये 10th का पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जल्दी, अब मैं कुछ नया बताऊंगा यहाँ पे। ड्रॉ कर लो तो बताना, अगर ड्रॉ हो जाए तो मुझे बताना। एक चीज बस और ड्रॉ करना है फिगर में, एंड देन वी कैन मूव अहेड। वेरी गुड, वेरी गुड। एक नया टर्म लेके आता हूं, डेल्टा। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों ये पढ़ा चुके हैं मिरर वगैरह में भी, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो याद रखिए, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। यानी इनिशियल और फाइनल रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन बनाने जाएंगे अगर हम लोग, तो एंगल ऑफ डेविएशन ड्रॉ करते हैं। देखते हैं, मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। इनिशियल लाइट को आगे बढ़ा दिया और इमर्जेंट लाइट को भी आगे बढ़ा दिया। इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर? क्या यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिज्म कितना डेविएशन करेगा लाइट रे में। याद रखेगा, प्रिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर होता है वो लाइट को डेविएट करना है। लाइट इंसिडेंट ऐसे हो रहा है और इमर्जेंट ऐसे हो रहा है, तो इसने क्या किया, प्रिज्म ने लाइट को डेविएट कर दिया अपने पाथ से, ठीक है। तो प्रिज्म का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है डेविएशन, और यही हमारा अगला टॉपिक भी होगा। आई होप सबको ये फिगर में क्लियर है डेविएशन क्या होता है। 10 सेकेंड्स, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा डेविएशन थ्रू प्रिज्म में। हमने कुछ एंगल्स के नाम ली, आई, R1, R2, E और डेविएशन, और 5-6 एंगल्स कुल मिला के यहाँ पे हैं। वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। वही फिगर जो आपने ऊपर बनाया हुआ था, मैं फिर से उसको दोबारा लेबलिंग कर रहा हूं। लेबलिंग सीखते हैं बच्चों, गौर से देखते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है और ये इमर्जेंट लाइट है। अगर मैं बोलूं तो एंगल्स कौन कौन से हैं। पहला वाला एंगल ये कौन सा है, ये है आई। ये कौन सा है, R1। ये कौन सा है,
R2, ये कौन सा है E, ये कौन सा है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये कौन सा है डेविएशन। कुल मिला के मैंने सारे एंगल्स को लेबल किया है भी, ये कुल मिला के आपके प्रिज्म के सारे एंगल्स हैं। मेरे लिए दिक्कत क्या है कि मुझे ना कुछ नाम वाम देना पड़ेगा इसमें, मुझे कुछ ना नाम वाम देना पड़ेगा, तो मैं नाम वाम देने की कोशिश करता हूँ कुछ, ठीक है। देखते हैं, आप मुझे हेल्प करिए, ठीक है। मैं नाम दूंगा, अलग से दूंगा मैं। इसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट को नाम दे दिया M, ठीक। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया N, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया P, मैंने ऊपर वाले दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन को नाम दे दिया Q, और दोनों नॉर्मल के इंटरेक्शन को नाम दे दिया हमने R। कुल मिलाकर हमने कुछ नाम दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब एक काम करिए, गौर से देखिए, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल Q N और P, इन ट्रायंगल Q एन P, छोटा वाला ऊपर में ट्रायंगल दिख रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल Q एन P, ठीक है। अगर इन ट्रायंगल Q एन P की हम बात करें, Q एन P की बात करें, तो गौर से देखिए, तो सबसे बड़ा जो एंगल अपना कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा एंगल तो I है, और नीचे वाला का पार्ट कितना है R1, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या I माइनस R1, यानी मैं लिख सकता हूं क्या एंगल Q N P इज इक्वल टू I माइनस R1। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। मैंने बोला कि मैंने बोल दिया एंगल QNP, उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो E है, ये पूरा का पूरा E है, तो ये और ये R2 है, और ये पूरा का पूरा E होगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या E माइनस R2, यानी एंगल QPN इज इक्वल टू E माइनस R2। क्या किसी को भी इसमें दिक्कत है तो पूछिए। मैंने बोला है कि ऊपर वाले ट्रायंगल में QNP, ट्रायंगल देख लो, ऊपर वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो QNP कुछ ऐसा है, QNP, और ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। NQP को हमने डेल्टा क्यू नहीं ली है, डेल्टा क्यू ले यशस्वी, जब हमको क्लियर कट वैल्यू दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है कि नीचे वाला जो एंगल अपना बन रहा है वो कितना बन रहा है I माइनस R1। एनक्यूपी लिया क्या है अभी, अच्छा ओजस्वी लिया क्या है एनक्यूपी, अभी तो एनक्यूपी पहुंचे नहीं ना, अभी तो वो तो आएंगे हम लोग, वो तो आएंगे हम लोग। और यहाँ पे हमने क्या नाम दिया E माइनस R2। यहां तक तो करें पहले, क्या यहां तक क्लियर है क्या ऊपर वाले ट्रायंगल में। अब सबको दिखता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, क्लियर, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि दोनों का सम होगा, तो इसी हिसाब से हम लोग का डेल्टा आता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेविएशन इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, दिस इज इक्वेशन 1। जल्दी लिख ले सब लोग, एवरीवन नोट इट डाउन। सब लोग इसको ठीक से नोट करें। अगर यहाँ पे फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं फिर से फिगर को क्लियर कर देता हूँ। गौर से देखिए, मेरे काम का चीज अगर आपको जानना है यहाँ पे, अब गौर से देखिए, आपका ये अगर आई है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना था आई, देखिएगा समझिएगा बात को, समझा रहा हूं दोबारा। और नीचे वाला एंगल कितना था R1, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा I माइनस R1। नीचे वाला एंगल आपका R2 है, और पूरा एंगल आपका E है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा E माइनस R2। ऊपर में आपको पता ही है कि डेल्टा है, डेल्टा इक्वल्स दोनों का सम हो जाएगा, खत्म करते हैं, क्लियर है।
अब ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बात पे। हम लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल MNRP, बड़ा क्वाड्रिलेटरल लेने की कोशिश करने वाला हूं मैं, MNRP। देखते हैं क्या होगा। ये क्वाड्रिलेटरल का जो शेप है वो कुछ ऐसा होगा। MNRP ऊपर में M, यहाँ पे N, यहाँ पे R और यहाँ पे P। देखते हैं बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल MNRP में क्या मिलता है अपने को। तो गौर से देखें तो ये जो N वाला पार्ट है ये तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90, और यहां पे भी एंगल कितना हो जाएगा 90। मिला करके ये MNP और MPR जो होगा ये दोनों तो 90-90 हो गया। ऊपर वाला एंगल है आपका A और नीचे वाला एंगल यू नेवर नो, पता नहीं आपको। ठीक, तो उस लिहाज से देखें तो आप इतना तो कह ही सकते हैं कि एंग ए प्लस एंगल NRP का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है क्या? मैं बोलूं कि 360 डिग्री पूरा होगा, ये दोनों 90-90 हो गए, तो एम ऊपर और नीचे वाला एंगल का सम दोनों कितना होगा 180 नहीं होगा क्या? मैं बोलूं कि एंगल A प्लस NRP मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए। और मैं अगर एक ट्रायंगल ले लूं, और अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ले लेता हूं NRP, NRP लेता हूं, और कुल मिला के ये वाला एंगल R1 है और ये वाला R2 है, तो मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो कह सकते हैं क्या कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल NRP मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। गौर से देखो, मैंने आपको दो इक्वेशन लिखवाए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। गौर से देखिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दो इक्वेशन बनाया मैंने। एक तो क्वाड्रिलेटरल से लिया तो ऊपर और नीचे का सम 180 डिग्री, और एक नीचे वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एनआरपी, इन ट्रायंगल एनआरपी, इन ट्रायंगल एनआरपी। अपने कॉपी में भी देखते चलो, मेरा स्क्रीन पे देखने की सिर्फ जरूरत नहीं है, खुद भी साथ साथ ड्रॉ करो। तो अगर मैं इस लिहाज से अगर देखूं तो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3 अगर देखें तो लिख सकते हैं कि दोनों में 180 डिग्री का वैल्यू है, तो लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल NRP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल NRP, एंड NRP कैंसिल हो गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दैट इज इक्वेशन 4। याद रखने वाले दो इक्वेशन जो आपको दिमाग में रखने हैं, एक है डेल्टा का वैल्यू और एक होता है आर का, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। जल्दी सब लोग लिखें इसको, सब लोग साथ साथ लिखते चलें। अगर मैं बोलूं यहां से रिमाइंडर्स में अगर डालूं कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास आए हैं, तो रिमाइंडर्स में हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। इस टॉपिक से हमारे पास दो बड़े फॉर्मूले आए हैं। पहला होगा आपका R1 प्लस R2, दोनों दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सम होगा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 प्लस R2 वुड बी इक्वल टू A। दूसरा दूसरा होगा कि डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, दैट्स इट।
टू मेजर इक्वेशंस, टू मेजर फॉर्मूले। सब लोग साफ साफ लिखते भी चलें, समझते भी चलें। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा रेक्टेंगल लिया। पहले वाले के लिए मैंने क्या लिया, ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, और दूसरे वाले के लिए नीचे वाला ट्रायंगल लिया और पूरा रेक्टेंगल लिया। इतना दिमाग में रखना है खाली। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये छोटे दो चार डेरिवेशन ही वही एग्जाम में आने हैं, उसमें इसका हाई चांस होगा आने का। आई होप इतना तक क्लियर होगा सबको। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि सीधा सीधा लगाते हैं कि R1 प्लस R2 का वैल्यू ए पुट कर दो। कर सकते हैं, दूसरे वाली इक्वेशन में पहले वाली इक्वेशन से का वैल्यू ए पुट कर सकते हैं, वो हमारा अभी टास्क नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है हमारे लिए कि आखिर इसमें डेविएशन का वैल्यू कैसे वेरी करेगा, कैसे डेविएशन का वैल्यू हम निकालेंगे। इसके लिए हमको स्नेल्स लॉ की जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो हम लोग अभी स्नेल्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस 1 पे। एट सरफेस 1 जहां पे आई था और ये क्या था, पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, R1 था। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि एट सरफेस 1 एट सरफेस 1, ठीक है, एट सरफेस 1 हम लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू N2। N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था मान लेते हैं इसका, N2 बाहर का मान लेते हैं और अंदर का और बाहर का मान, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, N2 1। क्लियर है, हम आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, डेविएशन निकालने के लिए क्या तरीका है, स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस में हम यही काम करेंगे। ठीक है, और लिख सकते हैं एट सरफेस 2 भी लिख सकते हैं, एट सरफेस 2, एट सरफेस 2 साइन R2 बाई साइन E इक्वल टू डेंसिटी जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, N2 1। ठीक, चलिए लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, डेविएशन हमारा खत्म हो गया। हमारा टॉपिक जो था डेविएशन हमारा खत्म हो गया। हमको डेविएशन निकालना होगा, तुमको सारी वैल्यूज देनी पड़ेगी, तब हम जाके डेविएशन निकाल लेंगे इस R1 R2 और डेविएशन का वैल्यू फार्मूला इक्वेशन को यूज करके। तो पहला हमारा जो पार्ट है प्रिज्म के अंदर वो है डेविएशन। डेविएशन के लिए हमको जरूर आई वाई देना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगला जो टॉपिक है वो हेडिंग डालिए, मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डालिए मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। इसको समझाऊंगा डिटेल में, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है ये। अगर मैं इस चैप्टर का बोलूं तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। हेडिंग डालिए मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। जल्दी जल्दी नोट कर। मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ सकता है, जरूरत पड़, खैर देखते हैं। मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने देखा कि चलो एक बात तो तय है कि लाइट रे प्रिज्म के थ्रू इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट रे डेविएट कर रहा है। तो मैंने क्या ग्राफ बनाया, मैंने बना दिया डेविएशन बना दिया। ठीक है, डेविएशन बना दिया और मैंने एक बना दिया आई बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी मैंने किसका किसका ग्राफ लिया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस का लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस
और दूसरा ले लिया एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों के बीच में हमने ग्राफ बना के देखने की कोशिश की क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने देखने की कोशिश किया कि आखिर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा, पर कैसे चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है, इसको समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ठीक, तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, तो हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ जो प्लॉट हुआ वो कुछ इस तरह का प्लॉट हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह का प्लॉट हुआ। तो इस ग्राफ से आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हो कि किसी भी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, किसी भी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ठीक है, हमारे पास कुल 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर? कोई 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, किसी भी एंगल डेविएशन लेना हो तो एक डेविएशन जो है वो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर पहला वाला को अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे तो दूसरा वाला एंगल ऑफ एमरजेंस होगा। अगर दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो पहला वाला एंगल ऑफ एमरजेंस होगा, क्योंकि आपको पता है लाइट को रिवर्स करेंगे तो सेम पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो यानी याद रखिएगा एक आई होगा तो दूसरा ई होगा, दूसरा आई होगा तो पहला वाला ई होगा। सिंपल सी कहानी है। यानी कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस से कॉम्बिनेशन के लिए आपको मिलेगा। क्लियर है? कह सकते हैं पहला जो पॉइंट इसमें बनता है, मेरा हमारा जो पहला पॉइंट यहां पे बनता है जो हमको लिखना चाहिए वो ये है, फॉर एनी एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर एनी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, we have we have 2 angles of incidence। ठीक है, याद रखिएगा, if one is एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एक एंगल ऑफ इसमें इंसिडेंस होगा तो दूसरा जो होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। देन अदर वन इज एंगल ऑफ इमरजेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आनंद, सही जगह जा रहे हो। तो एक बात तो तय हो गई, लेकिन हमारा टॉपिक थोड़े ना है कि बताओ इस एंगल पे कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। हमारा टॉपिक बहुत क्लियर है, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए अगर हम जाएंगे तो उसका ग्राफ तो बिल्कुल क्लियर होगा अपने पास, उसका ग्राफ तो बिल्कुल क्लियर होगा। वो कौन सा होगा? अब गौर से देखें तो मिनिमम डेविएशन के लिए तो बिल्कुल क्लियर है हम लोग। मिनिमम डेविएशन के लिए अगर हम देखें, अगर मिनिमम डेविएशन के लिए देखें तो मिनिमम डेविएशन क्या आ रहा है, इसको कहेंगे हम लोग मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए ऐसा आ रहा है क्या कि जो आपका एक ही एंगल मिल रहा है क्या? गौर से देखो, बिल्कुल सही आनंद, मिनिमम डेविएशन के लिए देखो, नॉर्मल डेविएशन के लिए आपको 2 एंगल मिल रहे हैं, लेकिन क्या मिनिमम डेविएशन के लिए आपको एक ही एंगल मिल रहा है क्या? आई इक्वल्स टू ई है क्या? तो कह सकते हैं क्या कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? आई मस्ट बी इक्वल टू, यही दिमाग में रह गया तो सारा टॉप क्वेश्चन बन जाएगा। आई मस्ट बी इक्वल टू ई, और आई तो ई के इक्वल होना ही चाहिए, साथ साथ R1 भी R2 के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। याद रखिएगा, आई ई के इक्वल होना चाहिए, जैसे आई ई के इक्वल सिमेट्रिकल होगा वैसे R1 भी क्या हो जाएगा? R2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप समझ, मिनिमम कंडीशन अगर आपको समझना है मिनिमम डेविएशन का मतलब कि आई इक्वल्स टू ई और R1 इक्वल्स टू R2, सीधा कंडीशन है। अब एक काम करें, इस फिगर को साफ साफ बनाया, ये फिगर बहुत पूछा जाएगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं पहले इस फिगर को बना लो, मैं स्लाइड नीचे कर देता हूँ। चलिए, सब लोग ठीक से साफ साफ लिखे, सब लोग। लिख लिया सबने? अब देखो आपके फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है। अब इतना तो तय हो गया कि R1 इक्वल्स टू R2 है, तो मान लिया कुछ एंगल R है, और I1 इक्वल्स टू E है, मान लिया कोई एंगल I है। ठीक है, कोई I है। तो अब एक बात तो तय हो गई कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या है? A है। तो मतलब 2R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A। मतलब R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A बाई 2। पहला तो क्लियर है कि R का वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ। R क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ। R हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ। और अगर मैं बोलूं कि आपका डेविएशन का फॉर्मूला, गौर से देखिए, अब डेविएशन का फॉर्मूला अगर आप गौर से देखेंगे तो डेविएशन का वैल्यू, अब मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई, कितना हो जाएगा? 2i माइनस R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा हम लोग a लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2i माइनस मिनिमम डेविएशन प्लस a। तो i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं क्या? मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2। याद रखिए, आपको i का वैल्यू आ गया इतना और r का वैल्यू इतना आ गया। आपको i का वैल्यू आ गया मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2, और r का वैल्यू आ गया a बाई 2। r का वैल्यू आ गया a बाई 2। ठीक है, सब लोग जल्दी लिखें इसको, क्वेश्चन को कोई टच नहीं करेगा अभी। आनंद, मिनिमम डेविएशन का सिंपल सा कंडीशन है जो ग्राफ देख के पता चलता है कि आपका आई और ई का वैल्यू एक ही जगह पे है, यानी आई और ई का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अगर आई और ई का वैल्यू सेम होगा तो R1 और R2 का वैल्यू भी क्या होगा? सेम होगा। तो आई और ई का सेम तो R1 R2 का सेम। तो मैंने मान लिया कि R1 R2 इक्वल्स टू क्या है? कुछ a है, और आई इवन का वैल्यू कुछ i है। तो मैंने इससे r का वैल्यू क्या निकाला? a बाई 2। और i का वैल्यू गौर से देखो तो मैंने R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, जानते हैं क्या होता है? a होता है। मैंने a वैल्यू पुट कर दिया, तो मेरा i का वैल्यू कितना आ गया? i का वैल्यू आ गया मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2। अब हम लोग लास्ट स्टेप में हैं, लास्ट स्टेप में हैं हम लोग। ठीक, लास्ट स्टेप में है जब, तो आपको सीधा सीधा देखना है कि हम लोग कैसे लगाए। क्वेश्चन कोई नहीं, देखो क्वेश्चन में स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1। गौर से देखिए, मेरे पास इस केस में जो आई का वैल्यू है वो कितना है? मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन r का वैल्यू कितना है? a बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? n/1। सीधा सीधा हिसाब है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू n/1। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बड़ा एजम्पशन लेते हैं हम लोग कि इफ
एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा हो, इज वेरी स्मॉल, एंगल अगर बहुत छोटा हो, एंगल इज वेरी स्मॉल, इस केस में साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा के इक्वल होता है। जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो थीटा के क्या होता है, इक्वल। तो इस लिहाज से अगर गौर से देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू इज इक्वल टू n टू 1, 2 कैंसिल हो गया, डेविएशन मिनिमम बाई प्लस ए बाई a equals to n to 1, deviation minimum equals to n to 1 a minus a, यहीं से फॉर्मूला आया, डेविएशन मिनिमम इक्वल्स टू a into n to 1 minus 1। here is the final formula, यही है अपना फाइनल फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन का फाइनल फॉर्मूला है। मिनिमम डेविएशन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे और दूसरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो अगर इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन अगर कुछ निकालना है अपने को तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला याद रखें, याद रखिएगा क्या होता है, a इंटू n टू 1 माइनस 1। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि ये कब लगेगा, जब आपका एंगल बहुत छोटा हो। हर जगह नहीं लगा देंगे इस फॉर्मूले को। जब व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंगल जब बहुत छोटा हो, 10 डिग्री 15 डिग्री का खेल हो, उस वक्त डेविएशन का वैल्यू जो होगा वो होगा a इंटू n टू 1 माइनस 1। साफ साफ लिख लीजिए आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अनिमेश बहुत छोटा मतलब कि 10 डिग्री 20 डिग्री, बिलो 10 डिग्री। अगर एंगल बड़ा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। और सब लोग हो जाए तो जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको ट्राई करें। थ्योरी के नाम पे इतना ही टॉपिक था। किसी भी प्रिज्म के थ्रू मिनिमम डेविएशन हमेशा पूछा जा सकता है। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है a इंटू n टू 1 माइनस 1। ये आपके एनसीईआरटी में का भी डेरिवेशन है ये। आगे बढ़े, लिख लिया, क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला राघवेंद्र का, राघवेंद्र ने बोला है 30 डिग्री। देखते हैं राघवेंद्र।
राघवेंद्र ठीक लग रहा, देखते हैं, लेट्स वेट। इस केस में आपको सारे के सारे एंगल निकालने को कहा गया। कल्याणी दूसरा वाला एड्रेस सही हो ही नहीं सकता ना, एक बार आप चेक कर लो। फर्स्ट दो पार्ट आर और एड्रेस काफी लोग का निकल रहा है, दैट्स ग्रेट। या गड़बड़ लग रहा है मुझे, आई और आर सेम कैसे हो सकता है? आनंद ठीक लग रहा है। आप हिंट दे रहा हूं, पहला सरफेस पे स्नेल रूल लगाओ ना, छोड़ो ना बाकी चीजें, जो आता है वो लगाओ। सब लोग साइन आई, आई बोले तो 45 है, बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1 √2। साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2 बाई साइन आर इज इक्वल टू √2। तो साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो आर का वैल्यू क्या 30 नहीं आ रहा है सबको? बोलो, क्या पहला आंसर आर का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है सबको? गुड। आर का वैल्यू 30 हो गया तो हम जानते हैं कि आर प्लस आर डैश का वैल्यू तो एंगल ऑफ प्रिज्म है। आर और आर डैश, अब एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 75, तो आर डैश का वैल्यू क्या 45 नहीं हो जाएगा? तो कुल मिला के दो चीजें निकल गई, आर और आर डैश। ठीक है, आर और आर डैश निकल गया आपका। आर डैश का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। बोले बच्चों, ये दो तो निकाल लिया ना, फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। अगला एमरजेंस वाला बात है। एमरजेंस वाले की मैं यही कहूंगा, एक काम करिए, फिर से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से आप निकालिए, मतलब सॉल्व करिए। तो उस केस में अगर आप देखेंगे, उस केस में अगर गौर से देखेंगे तो क्या आ रहा है आपका? फिर से लगाइएगा साइन, साइन, अब आर डैश मतलब 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन 45 बाई साइन आर इक्वल्स टू, इस बार हो जाएगा 1/√2। तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। साइन आर, आर का वैल्यू आ गया फाइनली, आर का वैल्यू कह रहा हूं, ई का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ई का वैल्यू जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है 90। सॉल्व कर लो खुद से स्नेल लॉ लगा करके। ई का वैल्यू आ गया 90, यानी आपके पास आर आर डैश ई तीनों निकल गया। आर आर डैश ई। सवाल पूछा है सीधा सीधा डेविएशन, मैं तो डेविएशन का फॉर्मूला अपने को पता है ना, आई माइनस ई माइनस R1 प्लस R2, जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं। अब आई प्लस ई कितना होगा? 9 4 13 135 माइनस R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा? 75। क्या 7 6 13 60 डिग्री आ रहा है क्या? डेविएशन अलग चीज है और एंगल ऑफ और मिनिमम डेविएशन अलग चीज है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का मतलब वो केस ही अलग है। मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि आपका आई ई के इक्वल हो जाए और R1 R2 के इक्वल हो जाए। आई होप सबको ये क्लियर होगा। स्नेल्स लॉ लगाना है खाली, और वो 2 3 फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो लगाना है। सब लोग आगे बढ़े और इस सवाल को करने की कोशिश करें। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आशीष ने बोला सर ई वाला रिपीट कर दो। आशीष कौन सा वाला रिपीट कर दो? ई। आशीष ये वाला देखो, गौर से देखो, समझ गया क्या पूछ रहा हूं? चलो देखो, मैं देख लो, एक सेकंड रुक जाना बच्चों। मैं कह रहा हूं कि इस दूसरे वाले सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आर है, आर डैश है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव n/2 होता है, n/2 बाद वाला मीडियम 1 है और पहले वाला मीडियम 2√2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? अब गौर से देखो तो साइन आर डैश, आर डैश का वैल्यू 45 डिग्री आ चुका है मेरे को पहले से ही। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 साइन ई इक्वल्स टू 1/√2, तो √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। साइन ई का वैल्यू कितना आ गया? 1। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। आशीष क्लियर है क्या? चल,
अगला सवाल सब लोग करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे तुम लोग बना सकते हो। बस गिवन डेटा पे फोकस करें। मैं अगर इस टॉपिक में ही का फायदा उठा करके मैं इस टॉपिक को समरी कर दूं, अगर इस टॉपिक का अगर मैं समरी कर दूं, इस पूरे टॉपिक को समराइज कर दूं, तो पहला जो पॉइंट है वो है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। ठीक। दूसरा जो है वो है डेविएशन इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। उसके बाद मिनिमम मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर मिनिमम डेविएशन सब लोग ट्राई करें, सॉल्व करें। मैं बस एक रिकॉल दे रहा हूं। याद रखिएगा कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू होता है a इंटू n21 माइनस 1। इस केस में आपका I इक्वल्स टू E होता है और R1 इक्वल्स टू R2 होता है। काफी लोगों ने सॉल्व किया है, काफी लोग का आंसर भी आ चुका है। लेट्स वेट। मुझे लगता है काफी लोगों को यहाँ पे एक तो हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमारे पास अभी तक 5-6 लोगों का आंसर आ चुका है। ग्राफ में एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, फाइंड द प्रिज्म एंगल। कितना इजी है, क्योंकि सबको पता है कि जब I का वैल्यू 30 डिग्री है तो R का वैल्यू 60 डिग्री है, E का वैल्यू 60 डिग्री है। मुझे लगता है सब लोग क्लियर है, इसमें 60 डिग्री है, क्लियर है। तो I का वैल्यू 30 है और E का वैल्यू 60 है। सब लोग बड़े और उस वक्त आपका जो डेविएशन है वो कितना है, 30 है। तो डेविएशन अगर 30 है तो डेविएशन का वैल्यू इक्वल्स टू कितना होगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब डेविएशन कितना है मेरे पास, डेविएशन है 30 और I प्लस E कितना है, 30 प्लस 30 60 माइनस R1 प्लस R2। देख लो I प्लस E, ठीक है। ओके 60 प्लस 90 होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक, 90 होगा, 90। तो अब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। और R1 प्लस R2 को क्या कहते हैं हम लोग, A कहते हैं। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही आ रहा है क्या, देखो तो, या सीधा सीधा देखो ना कि I1 माइनस I2 इसको तो A भी कह सकते हो ना, पूरा का पूरा। बोलो क्लियर है क्या, क्या सबको क्लियर है? काफी लोग आंसर सही है, नथिंग टू, मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया, मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ। फॉर्मूला देख लो आप कि डेल्टा इक्वल्स टू है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 को A लिख देते हैं, तो A इक्वल्स टू क्या सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं कि I प्लस E माइनस डेल्टा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बच्चों, अगला करो, अगला ट्राई करो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। नहीं नहीं राघवेंद्र, 60 डिग्री को स्मॉल एंगल किसी हद से नहीं कह सकते हम लोग, किसी तरीके से नहीं कह सकते हैं।
कोई चांस ही नहीं है, यही तो बचना है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन वो संभल के। मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल 10 डिग्री 5 डिग्री हो तभी वो फॉर्मूला लगेगा सर। क्वेश्चन में गिवन डेटा को लिखो, उससे ही बहुत कुछ निकल के आ जाना है। मुझे लगता है कि ए दिया हुआ है तो एक चीज ए से निकल जाएगा, वो क्या है? अगर ए दिया हुआ है तो क्या ऐसी चीज है कि निकल जाएगा? बिल्कुल सही वैष्णवी, आगे बढ़े। आनंद का आंसर आ चुका है साइन इनवर्स 3/4, और डेविएशन आ रहा है साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60। लेट्स सी, देखते हैं। होपफुली करेक्ट है। मिनिमम डेविएशन के लिए सबसे बड़ी बात तो आपको यही याद रखना चाहिए ना कि R1 इज इक्वल टू R2 और R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। पहली चीज, एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे ही दिया खेल खत्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे ही दिया तो क्या आप सीधा सीधा R प्लस R इक्वल्स टू 60 नहीं कह सकते हैं? तो क्या R का वैल्यू 30 नहीं हो जाएगा? निधि ठीक लग रहा है? डेविएशन में आंसर्स वेरी कर रहे हैं आनंद और आपके, बट आपका आई दोनों का सेम आ रहा है। क्या सबको ये क्लियर है? रिफ्रैक्शन एंगल निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो स्नेल्स लॉ नहीं लगा लोगे? स्नेल्स लॉ कितना हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n/1। जब मुझे एक आर दे दूं तो आई तो निकाल ही सकते हो। साइन आई बाय साइन आर कितना है? आर दिया हुआ है 30 और n/1 कितना है? 3/2। तो साइन आई इक्वल्स टू 3/2 इंटू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। बिल्कुल सही है। तो क्या आई का वैल्यू इतना आ रहा है क्या? साइन इनवर्स 3/4। चलो, एक काम तो हुआ। एक काम तो हुआ, आई निकल गया। अब सवाल उठता है मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो मैं तो बच्चों बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि आपको मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला कई सारे हैं, यू कैन हैव, पर अपने को सब कुछ जब पता ही है तो मिनिमम डेविएशन जब हम निकालने जा रहे हैं तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है? आई प्लस ई, यानी कह सकते हो 2i माइनस 2r। यही तो है डेविएशन। अगर मिनिमम डेविएशन की आप बात करते हैं तो ये 2i माइनस 2r है सीधा सीधा। अगर सारे एंगल पता हो तो फिर तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है। तो 2i यानी 2 इंटू साइन इनवर्स 3/4 माइनस 2r मतलब 60 इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन। क्या ये सिंपल नहीं था क्या? अगर सारे एंगल ही निकल जाए फिर क्यों मेहनत करना? बोलिए, क्या प्रिज्म को लेकर के सवाल आएगा अगर, तो क्या हम सब कुछ नहीं निकाल सकते हैं? समझ में आ गया सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ चुका है तो क्यों ना एक और काम करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, इसमें कोई हेल्प नहीं दूंगा मैं। ऐसे भी क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे ना, क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था। निधि ने पूछा है सर A n/1 यूज नहीं कर सकते। निधि यही तो ध्यान देना था।
जैसे ही आप उसके चक्कर में पड़ते आपका आंसर तुरंत आ जाता, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और अप्रोक्सीमेशन का रीजन क्या है, रेंज क्या है, छोटे एंगल के लिए। तो यहाँ पे लगाते तो फंस जाते, और ऑप्शन वाला होता तो जरूर फंसते, बिकॉज ऑप्शन में जरूर उसका वैल्यू दिया रहता। खुद सोचो, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर उस फॉर्मूले को लगाते, रॉन्ग फॉर्मूला, रॉन्ग मेथड, तो क्या जाते हैं, रॉन्ग मेथड जाते आप, रॉन्ग मेथड जाते हैं। अगर आप रॉन्ग मेथड में यही करते ना कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, 60 into 1 minus 1, 3/2 minus 1, which is equal to 30 डिग्री आ जाता, which is wrong. क्लियर है निधि? अगला सवाल करें, यहां पे लगाइए ना जो लगाना है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है। तुम लोग भी वही निकाल रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं ठीक से, लेकिन मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है। और ये आसान है, इसमें कोई दम ही नहीं है, लगाओ इसमें फॉर्मूला, एंगल इतना छोटा है तो लगा दो सीधा सीधा, तो कोई हेल्प नहीं दूंगा इसमें। आई होप सबको डेविएशन क्लियर हो गया होगा। दो तरह के डेविएशन, एक मिनिमम डेविएशन है और एक नॉर्मल डेविएशन है। चेक कर लेना कौन सी की बात हो रही है। मिनिमम डेविएशन का मतलब कि दोनों एंगल आई के सेम, R1 R2 के सेम, ठीक है, फिर दो फॉर्मूले हैं वो लगा दो। जब मिनिमम डेविएशन, नॉर्मल डेविएशन की बात कर रही हो तो आई और ई अलग, R1 R2 अलग, लेकिन वो दो फॉर्मूले काम आ जाएंगे। इस केस में तो बस सीधा सीधा है, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a इंटू n2 1 -1, खत्म। a कितना है 4 डिग्री, n2 1 कितना है 3/2 -1, कितना हो गया 1/2, 2 डिग्री। आ रहा है क्या सबको, आ रहा है 2 डिग्री? बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। हमारे पास 5-7 मिनट बच रहा है। डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म का बेसिक बता देता हूँ, अगले दिन यहीं से शुरू करूंगा क्लास, ठीक है। ये डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप अगर एक सिंगल कलर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट अपना पाथ फॉलो करता है, डेविएट करता है, हम समझ चुके हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, व्हाइट लाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर में दिख रहा है, तो ये अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाइट कोई कलर नहीं है, व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक व्हाइट लाइट के बारे में बात करूं अगर, तो व्हाइट लाइट बेसिकली जो होता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, विबजियोर, नाम सुना हुआ है सबके, सबने कितने को नाम सुना है विबजियोर का? कितने लोगों ने नाम सुना है विबजियोर का? हाँ कुछ लोग हैं मतलब। V फॉर वायलेट, I फॉर, बढ़िया बढ़िया कलर बताओ मुझे, इंडिगो। B फॉर ब्लू, ग्रीन, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड। खत्म। ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। इन सातों कलर में अगर आप गौर से देखोगे आप, तो आप ये नोटिस करते हो कि ये कलर जो है, ऑर्डर जो है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से है। वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो वायलेट का होता है। क्लियर है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म में इंसिडेंट किया, तो हमने क्या देखा कि जो सातों कलर्स हैं, इन सातों कलर का जो स्पीड है इस मीडियम के अंदर वो अलग अलग है सबका। तो सबका अगर स्पीड अलग अलग है तो सबके लिए उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होना चाहिए। यहीं से एक फंडा आता है कॉशीज थ्योरम, यहीं से एक फंडा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, कॉशीज थ्योरम। कॉशीज थ्योरम ये आपके बुक में बहुत डिटेल में, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। ये
कॉशियस थ्योरम क्या कहता है? कॉशियस थ्योरम कहता है किसी भी लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है a प्लस बी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। किसी भी लाइट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम के थ्रू वो होता है a प्लस बी बाई वेवलेंथ का होल स्क्वायर। तो क्या इससे ये बात क्लियर नहीं हो गई क्या कि अगर लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होगा तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा सबका, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो सबका बेंडिंग भी अलग अलग होगा। किसी का बेंडिंग ज्यादा होगा, किसी का बेंडिंग कम होगा। तो क्या जैसे ही व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा क्या वो सब अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर जाएंगे? क्या क्या सातों कलर अलग नहीं हो जाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग होगा, सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होगा। तो क्या यहीं से एक फेनोमेनन आता है क्या? द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट into number of components and spreading in different direction is called dispersion of light। सीधा सीधा आपने क्लास 10th में पढ़ा था, splitting of white light into 7 constituent colors is called dispersion of light। सिंपल फंडा पढ़ा था। व्हाइट लाइट का 7 पार्ट्स में डिवाइड होने को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। एक काम करिए बच्चों, सब लोग इतना लिखिए, पहले कम से कम इतना लिखे सब लोग। और क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम अगले क्लास में डील करेंगे। ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे अगली क्लास में हम लोग। डिस्पर्सन तो छोटा टॉपिक है, कल ही हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी शुरू कर देंगे। बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स का सोर्स नहीं है। एक फॉर्मूला आता है बस खाली, कोई डेरिवेशन भी नहीं है बड़ा। जो अभी तक हमने डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा है वही सब है खाली बस। देख लीजिए इसको, अगले दिन समझ के आएगा। मैं यहीं से कल क्लास को कंटिन्यू करूंगा। और कल माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा। क्लास का चैप्टर खत्म होने दो निमेश, बता दूंगा। सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वैसे, फिर भी मैं क्लास, जब क्लास खत्म होगा, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखवा दूंगा। है ही कितना, बहुत ज्यादा है भी नहीं डेरिवेशन आपके लिए, तो 3-4 ही है हार्डली। दिक्कत ये है ना कि डेरिवेशन 3-4 ही है, तो उसके आने के चांसेस बहुत हाई होंगे। ठीक है बच्चों, अगले दिन इसी टॉपिक से मिलेंगे हम लोग, इसी स्लाइड से मिलेंगे हम लोग एक्चुअली। ओके बच्चों, स्लाइड अपलोड कर दूंगा मैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ए और बी क्या है? ए और बी कांस्टेंट है निधि, कल बात करते हैं इस पे। ए और बी बेसिकली एक सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है, कल कॉशिश थ्योरम से शुरू करेंगे तो वहां पे ये बात करेंगे। नहीं नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है राघवेंद्र, मैं लिख देता हूं। ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। एंगल ऑफ प्रिज्म बिल्कुल नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म को लेना देना ही नहीं है इसका। ठीक है राघवेंद्र, चलो।